जय हिंद दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके मैट्रिक परीक्षा में 2024 के एग्जाम में पूछा जाएगा। तो देखिए ये फिजिक्स है और फिजिक्स का हिंदी होता है भौतिकी। तो इस वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। 500 प्लस इसमें क्वेश्चन है, तो 500 इसमें सारा क्वेश्चन भी यही है। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिए एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर ख़त्म, मतलब खलास। इस वीडियो में हम लोग एक पूरा फिजिक्स का कंप्लीट करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो पूरा चैप्टर का इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करेंगे, तो इसलिए आप लोग इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। चलिए आगे चलते हैं। देखिए ये जो है ये साइंस का है और साइंस का भाग है भौतिकी। ये फिजिक्स है और इस वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करेंगे जो कि सीधे आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ये पहला चैप्टर है। चैप्टर का नाम है प्रकाश, यानी कि इसके अंतर्गत आता है परिवर्तन तथा अपवर्तन दोनों आता है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया है, जल की एक गोलीय बूंद में व्यास के अनुदिश आपतित प्रकाश किरण की कितनी बार अपवर्तन होगा? तो एक बार होगा, एक बार। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है तो 2, एक आगे होती है एक पीछे होती है, मतलब 2 पीछे होती है 2 आगे होती है, इसमें वक्रता केंद्र नहीं होते हैं। तो लेंस में देखिए ये लेंस हो गया, उत्तल लेंस हो गया, और इसमें एक फोकस रहेगा यहाँ पर, और इसमें एक 2F रहेगा, मतलब दूसरा फोकस। तो इसमें 2 फोकस होता है लेंस में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है तो काल्पनिक। समतल दर्पण द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस या उत्तल लेंस। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का उपयोग होता है। अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है? तो फोकस और ध्रुव के बीच में। अवतल दर्पण में जब बड़ा प्रतिबिंब बनाना हो और सीधा बनाना हो तो उस समय वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच में रखा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए किस दर्पण की फोकस दूरी चिन्हों की परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है? तो अवतल दर्पण। अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी है इसका सभी ऋणात्मक होता है। निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? तो अवतल लेंस। अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है, परावर्तित किरण पुंज होगा अभिसारी। परावर्तित किरण पुंज क्या होगा? अभिसारी होगा। किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है तो समतल दर्पण में यानी दर्पण में आवर्धन +1 होता है। दर्पण में आवर्धन +1 होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, किसी निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है? तो आभासी मिल सकता है समतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में और अवतल दर्पण। इनमें से सभी में आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है। आभासी मतलब छोटा प्रतिबिंब मिल सकता है और सीधा मिल सकता है, तीनों में। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। देखिए आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है? तो प्रकीर्णन। आकाश का जो रंग होता है नीला वो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हुई किरण मुड़ जाती है तो अभिलंब की ओर। जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में किरण जाएगी तो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो उत्तल लेंस। उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो धनात्मक होती है। चिन्हों की निर्देशांक परिपाटी में धनात्मक फोकस दूरियां होती है तो उत्तल लेंस की और उत्तल दर्पण की, ये दोनों की धनात्मक फोकस दूरी होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां मापी जाती है तो ध्रुव से यानी कि पोल से मापी जाती है, P से। सभी दूरियां पोल से यानी P से मापी जाती है निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सघन माध्यम में के विरल माध्यम में गमन करने पर आपतन कोण I0 = 0 और अपवर्तन कोण R में क्या संबंध होता है? तो जो कोण R होता है बड़ा होता है और कोण I छोटा होता है। कोण I छोटा होता है। चलिए इसमें राइट आंसर C हो जाएगा आपके। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए
निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो मिट्टी को लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है। जल, प्लास्टिक और कांच, ये तीनों को लेंस बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, लेकिन मिट्टी को नहीं किया जाता है। एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है, तो उस लेंस की फोकस दूरी है +100 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाना चाहिए? तो फोकस दूरी के दोगुनी दूरी पर, यानी कि 2f पर रखेंगे तो समान साइज का प्रतिबिंब बनेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभव है तो दोनों अवतल होगा, और माइनस में आता है तो अवतल में होता है ज़्यादा माइनस। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो 2। प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम हैं? तो इसका भी 2 हैं। परिवर्तन हो या अपवर्तन हो, दोनों के 2 नियम होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो उत्तल लेंस का होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है तो sin I बटा sin R होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, एक उत्तल लेंस होता है, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। देखिए, यही उत्तल लेंस है, किनारों की अपेक्षा क्या है? बीच में इसका साइज मोटा है। अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर क्या होता है? तो v बटा u होता है। अवतल लेंस का आवर्धन v बटा u होता है। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। गोलीय दर्पण में फोकसांतरण एवं अवकर्ता त्रिज्या के बीच संबंध है, तो r बराबर 2f होता है या f बराबर होता है r/2। ये दोनों फार्मूला याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं? तो निर्गत कोण। निर्गत किरण जब भी आएगा, निर्गत कोण आपको मारना है ऑप्शन में, ठीक है। तो निर्गत कोण एवं निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को निर्गत कोण कहा जाता है। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी तो 1 डायोप्टर होगी। 1 मीटर फोकस दूरी रहेगा तो डायोप्टर क्षमता भी उसकी 1 डायोप्टर ही होगी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, किसी अवतल दर्पण द्वारा काल्पनिक सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु स्थिर होती है दर्पण तथा उसके फोकस के बीच में, यानी कि पोल और फोकस के जब बीच में यहाँ पर रखेंगे वस्तु, तो अवतल दर्पण में इस साइड बनेगा प्रतिबिंब, वो भी बड़ा बनेगा, काल्पनिक बनेगा। किसी दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा होता है तो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब सीधा और छोटा बनता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अवतल दर्पण है अभिसारी, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है तो काल्पनिक एवं आवर्धित। आवर्धित मतलब होता है छोटा, तो जो उत्तल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है वो काल्पनिक एवं छोटा बनता है। ये राइट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा, ये गलत है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर गलत है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा ए, काल्पनिक एवं छोटा, क्योंकि उत्तल दर्पण में छोटा प्रतिबिंब बनता है। निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जाता है? तो वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसी में उल्टा प्रतिबिंब बनता है। निम्नलिखित में किस में बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है? तो अवतल दर्पण में, इसमें बड़ा प्रतिबिंब बनता है और उल्टा भी बनता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक होता है। समतल दर्पण द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है तो अवतल दर्पण में। अवतल दर्पण में किसी वस्तु का आवर्धित मतलब बड़ा होता है, तो बड़ा प्रतिबिंब अवतल में बनता है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, किस दर्पण में हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है? तो उत्तल दर्पण में हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है। निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है। गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को कहते हैं फोकसांतरण। गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकसांतरण कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए,
वक्रता त्रिज्या r एवं फोकस f में संबंध है तो f बराबर r/2 होता है, ये r बराबर होता है 2f। ये दोनों फार्मूला आप लोग को याद रखना है। हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है तो अवतल दर्पण। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, सर्च लाइट के परावर्तक सतह होता है तो अवतल दर्पण का। जो सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है वो अवतल दर्पण का होता है। रोगियों की नाक, कान, गले आदि की जांच करने के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं तो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, यानी कि मरीजों को देखरेख करने के लिए अवतल दर्पण। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, पानी में डूबी एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में उसकी फोकस दूरी की अपेक्षा कम होती है। हवा में फोकस दूरी की अपेक्षा कम होती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए, उत्तल लेंस में बाना प्रतिबिंब होता है तो उत्तल लेंस में वास्तविक और उल्टा बनता है। वास्तविक और उल्टा बनता है उत्तल लेंस में। उत्तल लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जब बिंब फोकसांतरण से कम दूरी पर रहता है तब। जब बिंब फोकसांतरण से कम दूरी पर रहता है तब बनता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, लेंस की क्षमता होती है फोकस दूरी की व्युत्क्रम। फोकस दूरी की व्युत्क्रम होती है लेंस की क्षमता। उत्तल लेंस में जब बिंब f और 2f के बीच रखा जाता है तब बाना प्रतिबिंब होता है बड़ा और वास्तविक होता है। जब उत्तल लेंस में जब f और दोगुना फोकस के बीच में रखेंगे तो यहाँ पर बनेगा बड़ा प्रतिबिंब बनेगा और वास्तविक बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं तो गोलीय लेंस कहते हैं। किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जाता है तो उत्तल लेंस। उत्तल लेंस का प्रयोग करके दीर्घ दृष्टि दोष को दूर किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की दूरी ली जाती है ऋणात्मक। दर्पण के सामने जो भी दूरियां ली जाती है तो ऋणात्मक ली जाती है। प्रत्येक लेंस के दो वक्रता केंद्र होते हैं क्योंकि लेंस की दो वक्रता सतहें होती है, इसीलिए दो इसमें फोकस होते हैं, यानी कि दो वक्रता केंद्र होते हैं। गोलीय लेंस के लिए फोकस दूरी f, वस्तु की दूरी u और प्रतिबिंब की दूरी v से में संबंध है। देखिए लेंस है तो लेंस में होता है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f और दर्पण पूछेगा तो दर्पण में प्लस होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, उसकी वक्रता त्रिज्या होगी तो 20 सेंटीमीटर होगी। निम्नलिखित में से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है तो वास्तविक प्रतिबिंब उत्तल लेंस बना सकता है, उत्तल लेंस। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रहती है। तो जब वस्तु रहती है तो देखिए इधर ऑप्शन दिया है इसका, जब वस्तु फोकस और लेंस के बीच में रहती है तब। जब वस्तु फोकस और लेंस के बीच में रहती है तब प्रतिबिंब तब वो आवर्धित बनता है, बड़ा प्रतिबिंब बनता है। एक गोलीय दर्पण से 5 सेंटीमीटर दूरी पर रखे बिंब का प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर उसी ओर बनता है जिस ओर बिंब है तो आवर्धन होगा, आवर्धन -6 होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, एक उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंब रखी गई है। लेंस से बराबर दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। लेंस की फोकस दूरी है तो 15 सेंटीमीटर लेंस की फोकस दूरी होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। लेंस की क्षमता होगी तो +5 डायोप्टर होगी। अगर 20 सेंटीमीटर है तो 100 से इसमें भाग कर दीजिए, आ जाएगा आपके 5 डायोप्टर हो जाएगा प्लस में। एक उत्तल लेंस की क्षमता -5 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी होगी तो इसकी फोकस दूरी -20 सेंटीमीटर होगी। क्योंकि ये 5 दिया है माइनस में तो इसको हम लोग चेंज करेंगे सेंटीमीटर में, ये मीटर में दिया रहता है तो इसको सेंटीमीटर में करेंगे चेंज तो हो जाएगा -20 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, लेंस की क्षमता 4 डायोप्टर है, यह होगा 0.25 मीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस होगा। 0.25 मीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस होगा। 4 डायोप्टर दिया है क्षमता डायोप्टर। तो किसी बिंदु वस्तु से निकल कर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे हम लोग
उसे हम लोग फोकस कहते हैं। देखिए, किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरण किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे हम लोग फोकस कहते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? तो 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस है। 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है तो उत्तल लेंस का होता है। फोटोग्राफी में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। प्रकाश तरंग का उदाहरण है पराबैंगनी तरंग। प्रकाश तरंग का उदाहरण है पराबैंगनी तरंग है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, दिया है नेक्स्ट प्रश्न है, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है? तो अवतल दर्पण। कौन सा लेंस अपसारी लेंस? कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है? तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए, एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत है। तो दर्पण तथा पर्दा के बीच की दूरी को और दर्पण तथा बिंब के बीच के दूरी को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है? तो गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है। गोलीय दर्पण का द्वारक। निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है? +16 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? तो वास्तविक और उल्टा होगी। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ वक्रित हो सकता है अंदर या बाहर की ओर। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अंदर या बाहर की ओर वक्रीय हो सकता है। वह गोलीय दर्पण जो अंदर की तरफ वक्रित हो कहलाता है अवतल दर्पण। देखिए यही अवतल दर्पण है, ये अंदर की तरफ वक्रित है, ये वाला। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो कहलाता है उत्तल दर्पण। देखिए उत्तल दर्पण है, ये बाहर की तरफ वक्रित है, ये वाला सतह। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का कहा जाता है? तो दर्पण का ध्रुव कहा जाता है। गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्षर से निरूपित किया जाता है? तो सी अक्षर से। वक्रता केंद्र को सी, सेंटर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा ही मात्रक होता है? तो जो आवर्धन होता है इसका कोई ऐसा ही मात्रक नहीं होता है, इसीलिए मात्रक विहीन होता है। निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या के से गुजरने वाली सीधी रेखा को कहते हैं? तो वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली सीधी रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? तो मुख्य अक्ष कहते हैं, मुख्य अक्ष कहा जाता है। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। सूर्य के प्रकाश के संकेंद्रण से उत्पन्न ऊष्मा के कारण जल उठता है कागज। अगर आप लोग एक इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में लेंस मिलता था और उस लेंस को एक जगह कागज पर रखेंगे तो कागज जल जाएगा, क्योंकि वहाँ पर जो सूर्य का प्रकाश है एक जगह इकट्ठा होकर गर्म होकर जला देता है। किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? तो उत्तल दर्पण से। उत्तल दर्पण में हमेशा वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनता है। टॉर्च एवं वाहनों के उग्र दीपों में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। वाहनों के साइड मिरर पीछे देखने के दर्पण में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, जिससे पीछे से आने वाली गाड़ी को हम आसानी से देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, इनमें से कौन दर्पण सूत्र है? तो 1/v + 1/u बराबर 1/f है। और लेंस सूत्र हो जाएगा 1/v - 1/u बराबर 1/f होता है। ये लेंस में होता है, यहाँ पर माइनस होता है लेंस में, यहाँ पर प्लस होता है दर्पण में प्लस होता है और लेंस में माइनस होता है। दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम
जिसका एक या दो पृष्ठ गोलीय हो कहलाता है लेंस कहलाता है। उत्तल लेंस को कहते हैं अभिसारी लेंस। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। लेंस के कितने वक्रता केंद्र होते हैं? तो लेंस के 2 वक्रता केंद्र होते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं। तो लेंस के केंद्रीय बिंदु को हम लोग प्रकाशिक केंद्र कहा जाता है। जब किसी लेंस पर समांतर किरणें आपतित होती है तो क्या होता है? तो कागज सुलगने लगता है और धुआं उत्पन्न होने लगता है। तो ये और भी दोनों होता है। लेंस में कितने फोकस होते हैं? तो 2 होते हैं। एक फोकस होता है, एक दूसरा द्विफोकस होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, लेंस के क्षमता का ऐसा मात्रक होता है? तो डायऑप्टर होता है। उत्तल लेंस की क्षमता होती है धनात्मक होती है। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है। अवतल लेंस की क्षमता होती है ऋणात्मक। अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है और उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपना। देखिए, प्रकाश गमन करता है। तो प्रकाश गमन करता है सीधी रेखा में गमन करता है। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। एक वस्तु दर्पण के ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो दर्पण से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु की ओर बनेगा। दर्पण के 60 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु की तरफ बनता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, किसी अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 40 सेंटीमीटर पर बनता है। तो दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी? तो 120 सेंटीमीटर होगी। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। तो इसकी फोकस दूरी कितनी हो जाएगी? 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे कहा जाता है प्रकाश स्रोत कहा जाता है। प्रकाश स्रोत। प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है। किरण पुंज ऑप्शन बी हो जाएगा। या प्रकाश पुंज भी कहा जाता है। प्रकाश पुंज कहिए या किरण पुंज कहिए, बात इक्वल है, बराबर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्र को कहा जाता है। तो किरण आरेख कहा जाता है। किरण आरेख। आवर्धन का ऐसा ही मात्रक होता है। तो इन आवर्धन का कोनो ऐसा ही मात्रक नहीं होता है, इसलिए इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु को रखा गया है जिसकी प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? तो काल्पनिक होगी। प्रतिबिंब की प्रकृति काल्पनिक होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, किसी लेंस की क्षमता -2 डायोप्टर है। इसकी फोकस दूरी होगी -0.5 मीटर। निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। उत्तल लेंस। दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वह दर्पण क्या कहलाती है? सीधा प्रतीत होता है तो वह दर्पण को हम लोग कहते हैं या तो समतल दर्पण होगा या तो उत्तल दर्पण होगा। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपकी डी। निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? तो निर्वात में। निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है क्योंकि वहाँ पर रोकने के लिए कोई माध्यम उपस्थित नहीं रहता है। तैलीय कागज होता है, पारभाषक होता है। तैलीय कागज उसको आर पार देख सकते हैं, इसीलिए पारभाषक कहते हैं। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है तो अनंत होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी देखिए, ये समतल दर्पण है, इसकी फोकस दूरी अनंत है। अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक और समान आकार का बने? तो वक्रता केंद्र पर रखा जाए। वक्रता केंद्र पर। उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है सीधा एवं हरासित होता है। सीधा एवं हरासित। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में मतलब निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस के प्रयुक्त नहीं किया जाता है? तो पीतल लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं होता है। पीतल नहीं होता है। कांच होता है, जल होता है और पीतल नहीं होता है। एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी +20 सेंटीमीटर है तो यह गोलीय दर्पण कैसा होगा? तो उत्तल भी नहीं होगा, अवतल भी नहीं होगा और समतल भी नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए,
तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण क्या होता है? तो अपवर्तन होता है, प्रकाश का अपवर्तन। अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है ऋणात्मक होती है अवतल दर्पण की फोकस दूरी। किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f और उसकी वक्रता त्रिज्या r है तो निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है? तो r बराबर 2f, r बराबर 2f होता है या f बराबर होता है r/2 होता है। ये फॉर्मूला दोनों को दोनों याद रखिएगा आप लोग। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, एक पारदर्शी गोलीय कवच की बाहरी त्रिज्या 20 सेंटीमीटर तथा भीतरी त्रिज्या 19.8 सेंटीमीटर है। त्रिज्या आपतित प्रकाश के लिए यह कैसा व्यवहार करेगा? तो अवतल लेंस की तरह व्यवहार करेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है तो आभासी बनता है, आभासी। प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं प्रकाशिक माध्यम। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ये अब चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 1 समाप्त हो गया। अब चैप्टर नंबर 2 का देखेंगे, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगी संसार। देखिए सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु है तो 25 सेंटीमीटर। सामान्य नेत्र के लिए जो दूर बिंदु होता है वो दूर बिंदु आपका होता है अनंत होता है। सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु अनंत होता है। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है तो 95 पेशियों द्वारा परिवर्तन किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है? तो बैगनी होता है। बैजानी यहाँ पिनाला होता है तो बैगनी यहाँ आती है, तो बैगनी का किरण का झुकाव सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? तो प्रिज्म। और बताइए आप लोग कमेंट करके बताइए कि प्रिज्म में कितने सतह होते हैं। जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है तो दूरदृष्टि दोष। जवन दृष्टि दोष देखेगा वहीं उसका दृष्टि दोष हो जाएगा। तो इसमें बोल रहे हैं निकट की वस्तु को साफ नहीं देख रहा है, मतलब कि ये दूर को देख रहा है, तो दूर को देख रहा है तो दूरदृष्टि दोष। अगर निकट को देखेगा तो निकट दृष्टि दोष हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, मानव नेत्र में है उत्तल लेंस होता है मानव नेत्र में। मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनाता है? तो रेटिना या परितारिका पर बनाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, सामान्य नेत्र के लिए रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है वास्तविक और उल्टा होता है। जो रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है वास्तविक और उल्टा बनता है। टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है? तो प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन की घटना घटाता है टिंडल प्रभाव। दूरदृष्टि दोष वाली आंख साफ साफ देख सकती है तो दूर की वस्तु को देख सकती है, जो देखेगी वही उसका दोष कहलाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति देख सकता है तो निकट की वस्तुओं को अच्छी तरह से देख सकता है। नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो वास्तविक और उल्टा बनता है। जो आप लोग के जो आंखों पर प्रतिबिंब बनता है नेत्र पर वो वास्तविक और उल्टा बनता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपना। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, आंख व्यवहार करती है तो आंख व्यवहार करती है उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करती है, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, सामान्य आंख के लिए प्रगट स्पर्श सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है तो स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी पूछेगा 25 सेंटीमीटर और अधिकतम दूरी पूछेगा तो अनंत हो जाएगा। यहाँ पर न्यूनतम पूछा है तो न्यूनतम पूछा है तो हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। किस दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष को निवारण के लिए। तरंगदैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है तो मीटर में। तरंगदैर्घ्य को मीटर में व्यक्त किया जाता है। निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल लेंस। अवतल लेंस का प्रयोग निकट दृष्टि दोष के लिए किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, जारा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए काम में लाया गया लेंस होता है तो बाईफोकल लेंस होता है। श्वेत प्रकाश में कितने वर्ण होते हैं? तो 7 होते हैं, 7। श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब जो वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है वह है बैगनी। बैगनी सबसे अधिक विचलित होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो वर्ण सबसे कम विचलित होता है वह है लाल।
लाल सबसे कम विचलित होता है क्योंकि बैजानी हपी नाला में नाला ला सबसे लाल सबसे ऊपर आता है, तो ये सबसे कम विचलित होता है। प्रिज्म के भीतर से होकर गुजरने पर श्वेत प्रकाश के अपने विभिन्न घटकों में विभाजन को कहते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। प्रकाश के किस वर्ण के लिए तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है? तो लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है और सबसे कम होता है बैंगनी का। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रिज्म से निकलने के बाद श्वेत किरणें क्यों 7 रंगों में विभक्त हो जाती है? तो सूर्य का श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है, इसलिए 7 रंगों में टूट जाती है, विभक्त हो जाती है। कांच के प्रिज्म से गुजरने वाली विभिन्न वर्ण की किरणों का विचलन भिन्न भिन्न होता है, तो विभिन्न रंगों का प्रकाश कांच में विभिन्न चाल से चलता है, इसीलिए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रिज्म से गुजरने पर सूर्य के प्रकाश की किरणें विभिन्न वर्णों में बंट जाती है क्योंकि विभिन्न रंगों की किरणों का विचलन भिन्न भिन्न होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी क्षमता क्या होगी? तो इनमें से कोई नहीं होगी। पुतली के साइज को नियंत्रित करता है परितारिका करता है पुतली के साइज को नियंत्रित। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, किसी दृष्टि दोष को अवतल लेंस और उत्तल लेंस दोनों से बने द्विफोकस लेंस द्वारा संशोधित किया जाता है, तो उसको कहते हैं जारा दूरदृष्टि दोष कहते हैं। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है, तो कार्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है, कार्निया के बाहरी पृष्ठ पर। जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णन करते हैं? तो नीला अधिक प्रकीर्णित होता है, नीला रंग। मानव नेत्र कार्य करता है कैमरा की भांति कार्य करता है मानव नेत्र। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है, इस झिल्ली को कहते हैं स्वच्छमंडल कहते हैं, स्वच्छमंडल। किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? तो उसको काला दिखाई देता है, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला प्रतीत होता है। प्रकाश का चाल न्यूनतम होता है, तो प्रकाश का चाल न्यूनतम होता है वो आपके होता है जल में, प्रकाश की चाल न्यूनतम जल में होता है। कार्निया के पीछे एक संरचना होती है, उसे परितारिका कहते हैं। कॉर्निया के पीछे एक रचना होती है, उसे परितारिका कहते हैं। परितारिका नियंत्रण करती है पुतली के साइज को परितारिका नियंत्रित करती है। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है पुतली। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है पुतली करती है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, बृहत संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं कहाँ होती है? तो रेटिना में होती है। रेटिना में विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है? तो प्रकाश सुग्राही करता है, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रकाश सुग्राही विद्युत सिग्नल उत्पन्न करता है। सिग्नलों की व्याख्या कहाँ होती है? तो मस्तिष्क में होती है, सिग्नलों की व्याख्या मस्तिष्क में होती है, राइट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, मोतियाबिंद की स्थिति होती है जब क्रिस्टलीय लेंस दुधिया हो जाए और क्रिस्टलीय लेंस धुंधला हो जाए, तब मोतियाबिंद की लक्षण हो जाता है। वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग वर्ण अधिक प्रकीर्णन करता है? तो नीला रंग अधिक प्रकीर्णन करता है, नीला। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो 7 होते हैं, इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, सर्वप्रथम सूर्य का स्पेक्ट्रम प्राप्त के लिए कांच के प्रिज्म का उपयोग किसने किया था? तो न्यूटन ने किया था, न्यूटन ने। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, इंद्रधनुष किस दिशा में बनता है? तो सूर्य की विपरीत दिशा में बनता है इंद्रधनुष। निर्वात में प्रकाश की चाल होता है तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है निर्वात में प्रकाश की चाल। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग कितने मिनट पहले दिखाई देता है? तो 2 मिनट पहले दिखाई देता है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्न में से
किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम है? तो हवा में। हवा में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है, ये ऑप्शन के अनुसार। ऐसे निर्वात में होता है। सूक्ष्म कणों का एक विषमांगी मिश्रण है तो वायुमंडल। सूक्ष्म कणों का एक विषमांगी मिश्रण है तो वायुमंडल है। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है तो हरा, नीला, लाल, ये सभी है। प्रकाश का ये प्राथमिक वर्ण है, हरा, नीला, लाल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। टिंडल प्रभाव देखा जा सकता है तो जंगल में। टिंडल प्रभाव देखा जा सकता है जंगल में। वायुमंडल नहीं होता तो आकाश कैसा प्रतीत होता? काला। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ने, अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ते हुए यात्रियों को आकाश कैसा प्रतीत होता है? तो काला प्रतीत होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। खतरे का संकेत का प्रकाश किस रंग का होता है? तो लाल। जहां पर लाल रंग लगा रहता है सोचिए वो खतरा का निशान है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, सूर्योदय या सूर्यास्त के समय आकाश कैसा दिखता है? तो लाल यानी रक्ताभ का दिखाई देता है। दोपहर के समय सूर्य कैसा प्रतीत होता है? तो सफेद। दोपहर में सूर्य सफेद प्रतीत होता है। किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को कहा जाता है? तो कोलाइड कहा जाता है, कोलाइड। अगला प्रश्न देखिए। किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों के प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है? तो टिंडल प्रभाव कहा जाता है। तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है? तो अपवर्तन के सिद्धांत पर आधारित है, अपवर्तन के सिद्धांत। प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देता है? तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? तो कॉर्निया जो होता है नेत्र का रंगीन भाग होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। तरंगदैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है तो एम्पियर के रूप में। तरंगदैर्घ्य को एम्पियर के रूप में व्यक्त किया जाता है। राइट ऑप्शन पर सी हो जाएगा। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है समान। वायु में जो प्रकाश की चाल होती है निर्वात की अपेक्षा समान होती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। तारे के टिमटिमाने का कारण है? तो तारे के टिमटिमाने का कारण है वायुमंडलीय अपवर्तन। मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व होता है तो 1/10 सेकेंड तक होता है। जब कोई वस्तु को हम लोग देखेंगे तो हमारे आंख पर 1/10 सेकेंड तक बना रहता है। श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण उत्पन्न करता है प्रिज्म। श्वेत प्रकाश जो है वर्ण विक्षेपण उत्पन्न करता है तो प्रिज्म से। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है? 2.42 होता है हीरे का अपवर्तनांक। याद रखिएगा, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत भी क्वेश्चन है, आता है ये। एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? तो 5 सतहों से घिरा होता है। प्रकाश की न्यूनतम तरंगदैर्घ्य 380 nm होता है, nm नैनोमीटर होता है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए अब चैप्टर नंबर ये 3 है विद्युत, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक। ये विद्युत चैप्टर का हम लोग अब देखेंगे ऑब्जेक्टिव। देखिए एक कूलम विद्युत आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों में समाये आवेश के तुल्य होता है? तो 6 × 10⁻17। एक एमीटर का परिसर यानी रेंज 0.3 एम्पियर है और इस एमीटर के स्केल पर डिवीजनों की संख्या 30 है तो उस एमीटर का अल्प मापांक कितना होगा? तो 0.01 एम्पियर होगा। विद्युत आवेश का ऐसे मात्रक कूलम्ब होता है। विद्युत आवेश का ऐसे मात्रक होता है कूलम्ब। अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में किस विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है? किसी विद्युत धारा का मान अधिक बढ़ जाता है। जब अतिभारण होता है तो विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत बढ़ जाता है। 1 वोल्ट कहलाता है तो 1 जूल प्रति कूलम्ब। 1 जूल प्रति कूलम्ब को 1 वोल्ट कहा जाता है। आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? तो श्रेणी क्रम में। आमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए।
निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? तो IR² विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम्ब आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो विद्युत धारा का मान 2 एम्पियर होगा। विद्युत धारा का मान 2 एम्पियर होगा। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है? तो कुंडली में कोई ऋणात्मक धनात्मक चिन्ह नहीं होता है। लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक होगा। लघु पतन में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक होता है। किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो फिलामेंट का प्रतिरोध होगा 110 ओम। R ओम प्रतिरोध वाले N प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध होगा, तो NR होगा। तुल्य प्रतिरोध NR होगा समांतर क्रम में जोड़ने पर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए, एक विद्युत हीटर की कुंडली जिसका प्रतिरोध 55 ओम है, 220 वोल्ट के स्रोतों से जो विद्युत धारा लेगी उसका मान होगा तो 4 एम्पियर होगा। किसी चालक के विद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर होता है। ओम मीटर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह है तो 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न दिया है आपके, किसी चालक के छोरों के बीच विभवांतर भी, प्रतिरोध R एवं प्रवाही धारा I के बीच संबंध होता है, तो R बराबर होता है V/I या V बराबर होता है IR। V बराबर क्या होता है? IR होता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। 100 वाट 220 वोल्ट 100 वाट का विद्युत बल्ब 250 वोल्ट के विद्युत मेन से जोड़ा जाता है। बल्ब से प्रवाहित धारा का मान 0.4 एम्पियर होगा। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। गतिशील कण इलेक्ट्रॉन होते हैं। राइट ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। किसी विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट तथा 100 वाट अंकित है। जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचालित करते हैं तब इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति कितनी होगी? 25 वाट होगी। 100 वाट 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध होगा तो 484 ओम। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। 100 वाट 220 वोल्ट आता है क्वेश्चन, तो 484 ओम आपको ऑप्शन टिक लगाना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। 1 ओम और 2 ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ने पर परिपथ में धारा का मान होगा तो 2 एम्पियर होगा। परिपथ में धारा की मान 2 एम्पियर होता है। ओम के नियम का गणितीय रूप है तो I बराबर V/R होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या होते हैं? तो कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए आपके फॉर्मूला होते हैं R बराबर V/I होते हैं, या V बराबर होता है IR होता है। किसी विद्युत परिपथ में एकांक धनात्मक आवेश को 2 बिंदुओं के बीच स्थानांतरित करने में जो कार्य करना पड़ता है वह निम्नलिखित में से किसका मापांक है? तो विभवांतर का मापांक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है? तो वाट के बराबर होता है जूल प्रति सेकेंड। किसी चालक में प्रवाही धारा के लिए ओम का नियम लागू होता है तो जब चालक का ताप अचर होता है। जब चालक का ताप अचर होता है। राइट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा। ओम के नियम निहित है तो V बराबर IR पर। V बराबर IR पर निहित होता है ओम के। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। विद्युत धारा की प्रबलता का ऐसा ही मात्रक होता है एम्पियर। जो विद्युत धारा की प्रबलता का ऐसे ही मात्रक होता है वो एम्पियर होता है। धारा मापने के यंत्र को कहते हैं, यह क्वेश्चन इस तरीके से भी आता है कि विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए क्या उपयोग होता है? तो आमीटर होता है। धारा मापने के लिए आमीटर का प्रयोग करते हैं। इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो
6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम, राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम होता है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक होता है, ओम होता है। जूल प्रति कूलम किसके बराबर होता है, तो वोल्ट के बराबर होता है, जूल प्रति कूलम। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, विभवांतर का ऐसा ही मात्रक वोल्ट होता है। ज्योति तीव्रता का ऐसा ही मात्रक होता है, कैंडेला। विभवांतर मापने वाले यंत्र को वोल्ट मीटर कहते हैं। विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, वोल्ट मीटर कहते हैं। विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक है वाट। विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, वाट होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आवेश प्रवाह के समय आवेश प्रवाह के समय की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। 1 कूलम तुल्य है तो 1 एम्पियर गुने 1 सेकेंड, 1 एम्पियर गुने 1 सेकेंड के तुल्य होता है, या ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किलोवाट घंटा मात्रक है विद्युत ऊर्जा का, किलोवाट घंटा मात्रक है विद्युत ऊर्जा का मात्रक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, एक विद्युत यूनिट बराबर है तो 1 किलोवाट घंटा के बराबर है। एक विद्युत यूनिट बराबर है 1 किलोवाट घंटा के। 1 किलोवाट बराबर होता है तो 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल के बराबर होता है। 1 किलोवाट बराबर होता है। 1 जूल में कितनी कैलोरी होती है, तो 0.24 कैलोरी होती है 1 जूल में। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, विद्युत बल्ब में फिलामेंट बना होता है तो टंगस्टन के तार का बना होता है विद्युत बल्ब में फिलामेंट। किलोवाट घंटा बराबर होता है तो 1 यूनिट के बराबर होता है किलोवाट घंटा। 1 HP यानी कि औसत शक्ति बराबर होता है 746 वाट होता है 1 HP बराबर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, किसी वोल्ट मीटर के स्केल पर OV और 0 वोल्ट और 1 वोल्ट के बीच 20 विभाजन चिन्ह है तो उस वोल्ट मीटर का अल्पमापांक 0.05 वोल्ट होगा, 0.05 वोल्ट होता है। 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा निम्नलिखित में से कौन सी है, 10 के पावर माइनस 6 एम्पियर होता है, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले वोल्ट बराबर होता है तो जूल प्रति कूलम होता है वोल्ट बराबर, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है, तो I² R, राइट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा। निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है, तो V बराबर IR, राइट ऑप्शन सी। ओम का नियम किसने दिया, तो जॉर्ज साइमन ने। ओम का नियम जॉर्ज साइमन ने दिया था, राइट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, विद्युत धारा को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले अवयव को कहते हैं, तो परिवर्तित प्रतिरोध कहते हैं, परिवर्तित प्रतिरोध, राइट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया है आपके, परिपथ में जब तार की लंबाई दुगुनी कर दिया जाता है तो एमीटर का पाठ्यांक हो जाता है आधा, हो जाता है आधा, राइट ऑप्शन सी। विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक है तो यूनिट होता है, राइट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नांकित में कौन सा कथन सत्य है, तो जूल बराबर होता है आपके वोल्ट गुने एम्पियर, जूल बराबर वोल्ट गुने एम्पियर होता है। कांच तथा रबर जैसे विद्युत रोधी पदार्थ की प्रतिरोधकता किस कोटि की होती है, तो 10 के पावर 12 से 10 के पावर 17 ओम मीटर तक होती है, राइट ऑप्शन यहाँ पर ये हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 1200 ओम है तो यह बल्ब 220 वोल्ट स्रोत से कितनी विद्युत धारा लेगा, तो 0.18 एम्पियर लेगा। यदि किसी विद्युत हीटर की कुंडली का प्रतिरोध 100 ओम है तो यह विद्युत हीटर 220 वोल्ट स्रोत से कितनी धारा लेगा, तो 2.2 एम्पियर लेगा, 2.2 एम्पियर। 1 कूलम्ब आवेश में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, तो 1 कूलम्ब में कुल 6.25 गुणा 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन होता है। विद्युत विभव कौन सी राशि है, तो अदिश राशि, विद्युत विभव अदिश राशि होती है। वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो समांतर क्रम में वोल्ट मीटर को जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में। आमीटर को श्रेणी क्रम में क्यों जोड़ते हैं, तो कम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए आमीटर को श्रेणी क्रम में इसीलिए जोड़ा जाता है क्योंकि कम प्रतिरोध प्राप्त हो। किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है प्रतिरोध कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है। वोल्ट मीटर
को समांतर क्रम में क्यों जोड़ते हैं? तो अधिक प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए। अधिक प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए वोल्टमीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। जिस विद्युत परिपथ में धारा दोनों दिशाओं में प्रवाहित होती है उसे क्या कहते हैं? तो प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं, AC अल्टरनेट करंट। प्रत्यावर्ती धारा होती है, दोनों दिशाओं में प्रवाहित होती है, दोनों आगे और पीछे दोनों तरफ जाती है, तो AC अल्टरनेट करंट कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है जिस पदार्थ में आवेशों का प्रवाह आसानी से होता है उसे क्या कहते हैं? तो सुचालक कहते हैं। समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटने के उपरांत संयोजित प्रतिरोधों की कुल प्रतिरोध बढ़ता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है? तो चालक में प्रवाहित विद्युत धारा पर निर्भर करता है। चालक में प्रवाहित विद्युत धारा पर निर्भर करता है। निम्नलिखित में कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? तो चांदी। चांदी सबसे विद्युत का अच्छा चालक होता है। और इसका सूचित बताइए, इसका जो संकेत है किसके द्वारा किया जाता है, कमेंट में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। जिस पदार्थ में अति निम्न ताप पर बिना किसी प्रतिरोध के विद्युत धारा का गमन होता है उसे क्या कहते हैं? तो अति चालक कहा जाता है उसे, अति चालक। ऑप्शन नंबर ए। कॉपर की प्रतिरोधकता कितनी होती है? तो 1.6 2 × 10⁻⁻8 होती है। ऑप्शन नंबर डी। एल्युमिनियम का प्रतिरोधकता कितना होता है? तो 2.63 × 10⁻⁻8 है। 2.63 × 10⁻⁻8 होता है एल्युमिनियम का प्रतिरोधकता। 1 जूल और 1 सेकेंड के अनुपात को क्या कहते हैं? तो 1 वाट कहते हैं। जब एक से अधिक प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े रहते हैं तब कौन सी भौतिक राशि उनमें समान रहती है? तो विद्युत धारा। BOT यूनिट क्या है? तो 3.6 × 10⁻6 जूल। राइट ऑप्शन यहाँ पर ये हो जाएगा 3.6 × 10⁻6 जूल। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। विद्युत बल्ब किस धातु का बना होता है? तो कांच का बना होता है। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो निष्क्रिय गैस भरी जाती है। टंगस्टन धातु के गलनांक कितना होता है? तो 3000 डिग्री सेल्सियस होता है। राइट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नाइक्रोम में कौन कौन से तत्व होते हैं? तो निकेल एवं क्रोमियम। निकेल एवं क्रोमियम होते हैं। देखिए नाइक्रोम न से हो जाएगा निकेल और क्रो से हो जाएगा क्रोमियम। तो नाइक्रोम में निकेल और क्रोमियम तत्व होते हैं। परिपथ की सुरक्षा के लिए किस यूनिट का उपयोग किया जाता है? तो विद्युत फ्यूज का प्रयोग किया जाता है परिपथ की सुरक्षा के लिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। मानव शरीर का प्रतिरोध कितना होता है? तो मानव शरीर का प्रतिरोध 30,000 ओम होता है। राइट ऑप्शन ए। जब हमारा शरीर गीला होता है तो प्रतिरोध कितना होता है? 200 से 300 ओम होता है। 200 से 300 ओम। निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? तो ग्रेफाइट। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। आमीटर से निम्नलिखित में किसे मापा जाता है? तो धारा को मापा जाता है आमीटर से। 1 MA मतलब 1 मिली एम्पियर बराबर होता है 10⁻³ एम्पियर होता है। आमीटर का प्रतिरोध होता है बहुत छोटा। आमीटर का प्रतिरोध बहुत छोटा होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। रियोस्टेट का उद्देश्य क्या है? तो इनमें से कोई नहीं। धारा के परिमाण में वृद्धि भी नहीं होता है, धारा के परिमाण में कमी भी नहीं होता है, धारा के परिमाण में वृद्धि या कमी दोनों भी नहीं होता है। इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान 3.6 × 10⁻6 जूल होता है। 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान होता है। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है। एमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? तो श्रेणी क्रम में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जूल प्रति कूलम बराबर होता है तो वोल्ट होता है। किलोवाट घंटा बराबर होता है, मात्रा क्या है? तो विद्युत ऊर्जा का मात्रक है किलोवाट घंटा। यदि कई प्रतिरोध समांतर क्रम में हो तो उनका समतुल्य प्रतिरोध होगा प्रत्येक प्रतिरोध से कम होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधों को जोड़ा जाना चाहिए तो पार्श्व क्रम में। प्रतिरोध को अगर मान बढ़ाना चाहते हैं तो उसको पार्श्व क्रम में जोड़ना चाहिए।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अपना नेक्स्ट प्रश्न कहाँ चला गया? हाँ, तो यहाँ पर देखिए प्रतिरोधों का मान बढ़ाना चाहिए पार्श्वक्रम में। चलिए अगला देखिए नेक्स्ट प्रश्न है। एक एमीटर के शून्य, रुक जाइए एक सेकेंड। एक एमीटर के शून्य तथा 2 एम्पियर मतलब 2 एम्पियर अंकों के बीच 20 विभाग हैं। एमीटर का अल्पतम मांग क्या होगा? तो 0.1 एम्पियर होगा। निम्नलिखित में किस कारण से सामान्य नमक का जलीय घोल विद्युत का सुचालक होता है? तो धनावेश एवं ऋणावेश दोनों की विपरीत दिशा में गतियों के कारण होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। 100 वाट 220 वोल्ट के एक बल्ब के आड़े 100 वाट विभवांतर 100 वोल्ट विभवांतर आरोपित करने पर प्रवाहित विद्युत धारा 25 बटा 121 एम्पियर होता है। विद्युत बल्ब के फिलामेंट का द्रव्य होता है टंगस्टन का होता है। चलिए अब हम लोग चैप्टर नंबर 4 देखेंगे। चैप्टर नंबर 4 का नाम है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का ऑब्जेक्टिव देखते हैं। किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र सभी बिंदुओं पर समान होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करती है। तो फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को तर्जनी संकेत करती है। पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण अल्फा कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? तो ऊपरी मुखी होगी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऊष्मीय सिद्धांत पर कार्य करता है। बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो दिष्ट धारा डीसी डायरेक्ट करंट होती है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? तो फैराडे ने। राइट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज यहाँ पर फैराडे ने। राइट ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है? तो आधे होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है? तो चुंबकीय क्षेत्र की संकेंद्रीय क्षेत्र रेखाओं का केंद्र का तार करता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना है। तो कुंडली तथा चुंबक के बीच अपेक्षित गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करना। नेक्स्ट प्रश्न है। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को जनित्र कहते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को जनित्र कहा जाता है। किसी एसी जनित्र तथा डीसी जनित्र में मूलभूत अंतर यह है कि एसी जनित्र में सर्पित वलय होते हैं जबकि डीसी जनित्र में दिक्पात परिवर्तन होता है। लघुपतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। राइट ऑप्शन यहाँ पर सी, बहुत अधिक बढ़ जाता है। डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो दोनों धारा दिष्ट और प्रत्यावर्ती दोनों प्राप्त होती है। राइट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। विद्युत बल्ब के भीतर निष्क्रिय गैस भरी रहती है। राइट ऑप्शन सी। दी गई वोल्टता के स्रोत से जुड़े किसी चालक में प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्मा होती है धारा के वर्ग के समानुपाती होती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है। विद्युत चुंबक नर्म लोहे के दंड पर लिपटी चालक की कुंडली है। विद्युत धारा उत्पन्न करती है। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है विद्युत धारा। पृथ्वी का विभव होता है तो शून्य होता है। पृथ्वी का विभव शून्य होता है। विद्युत फ्यूज तार में मिश्रित होता है टीन और सीसा। विद्युत फ्यूज तार में टीन और सीसा होता है। विद्युत वाहक बल्ब का मात्रक है वोल्ट। विद्युत वाहक बल्ब का मात्रक वोल्ट होता है।
चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत धारा चालक पर बल उत्पन्न होता है। चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत धारा चालक पर बल उत्पन्न करता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, चुंबकीय बल क्षेत्र का SI मात्रक होता है तो न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होता है। चुंबक द्वारा धारावाही चालक पर लगाए गए बल की दिशा ज्ञात की जाती है तो फ्लेमिंग वामहस्त नियम से ज्ञात की जाती है। डायनेमो का सिद्धांत आधारित है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। डायनेमो का सिद्धांत। विद्युत मोटर को चलाया जा सकता है तो प्रत्यवर्ती और दिष्ट धारा दोनों से डायनेमो को चलाया जाता है। विद्युत मोटर की क्रिया आधारित है तो विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, डायनेमो के द्वारा बदला जाता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। डायनेमो के द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए, जब किसी चालक कुंडली की ओर या उससे दूर एक क्षण चुंबक को लिया जाता है तो कुंडली में धारा उत्पन्न होती है। यह किस घटना का उदाहरण है तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण का उदाहरण है। विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जाती है तो विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को फ्लेमिंग वामहस्त के नियम के द्वारा ज्ञात किया जाता है। राइट ऑप्शन पर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रेरित धारा को दिशा प्राप्त होती है दक्षिण हस्त नियम से प्रेरित धारा को दिशा प्राप्त होती है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण उत्पन्न करने के लिए किसी कुंडली और चुंबक के परस्पर सापेक्ष गति धारा उत्पन्न करना पड़ता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न दिया है, डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है तो दोनों दिष्ट और AC दोनों प्राप्त होती है। विद्युत बल्ब के भीतर निष्क्रिय गैस भरी रहती है। दी गई वोल्टता के स्रोत से जुड़े किसी चालक से प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्मा होती है धारा के वर्ग के समानुपाती होती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, विद्युत बल, ये सब तो हो गया है। चलिए आगे देखते हैं, थोड़ा सा इधर उधर हो गया था। देखिए चलिए यहाँ से चालू करते हैं। फिर विद्युत धारा उत्पन्न करती है तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। पृथ्वी का विभव होता है 0 होता है। विद्युत फ्यूज तार में मिश्रण होता है तो टीन और शीशा का विद्युत फ्यूज तार जो होता है मिश्रण होता है। विद्युत वाहक बल का मात्रक वोल्ट होता है। चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत धारा चालक पर बल उत्पन्न होता है। चुंबकीय बल क्षेत्र का SI मात्रक न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, चुंबक द्वारा धारावाही चालक पर लगाए गए बल की दिशा ज्ञात की जाती है तो फ्लेमिंग वामहस्त नियम के द्वारा। डायनेमो का सिद्धांत आधारित है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है डायनेमो का सिद्धांत। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, विद्युत मोटर को चलाया जा सकता है तो प्रत्यवर्ती और दिष्ट दोनों धारा पर चलाया जा सकता है। विद्युत मोटर की क्रिया आधारित है, विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, डायनेमो के द्वारा बदला जाता है तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है डायनेमो के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया है आपके, जब किसी चालक कुंडली की ओर या उससे दूर एक क्षण चुंबक को लाया जाता है तो कुंडली में धारा उत्पन्न होती है। यह किस घटना का उदाहरण है विद्युत चुंबकीय प्रेरण का। विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जाती है तो फ्लेमिंग वामहस्त नियम के द्वारा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रतिवर्ती धारा को दिशा प्राप्त होती है। प्रतिवर्ती धारा को जो दिशा प्राप्त होती है वो दक्षिण हस्त नियम के द्वारा प्राप्त होती है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण उत्पन्न करने के लिए किसी कुंडली और चुंबक के परस्पर सापेक्ष गति धारा उत्पन्न करना पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया है, किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान उसके संबंध चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर को समानुपाती होती है।
ये देखिए नेक्स्ट प्रश्न दिया है, ये चित्र के अनुसार निम्नांकित चित्र सूचित है। तो क्षण चुंबक के चारों ओर की बल रेखाएं, ये क्षण चुंबक के चारों ओर की बल रेखाएं को सूचित करता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, किसी क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? तो उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर होती है, उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर। घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है तो काला, उदासीन तार का रंग काला होता है। किस युक्ति में विभक्त वलय दिक् परिवर्तन का कार्य करता है? तो विद्युत मोटर करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान होता है तो विद्युत वाहक बल किस बल से कम होता है? विद्युत वाहक बल से कम होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपना, किसी विद्युत धारावाही धातु के तार से एक चुंबकीय क्षेत्र संबंध होता है। तार के चारों ओर क्षेत्र रेखाएं अनेक संकेंद्रीय वृत्तों के रूप में होती है जिनकी दिशा ज्ञात की जाती है दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम के द्वारा। वह उपकरण जो किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति संसूचित करता है उसे कहते हैं गैल्वेनोमीटर कहते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, देखिए उसे गैल्वेनोमीटर कहा जाता है। 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, माइक्रोफैराडे थे एक प्रसिद्ध भौतिक शास्त्री थे। माइकल फैराडे एक प्रसिद्ध भौतिक शास्त्री थे। एक प्रारूपी सौर सेल कितना विद्युत विभवांतर विकसित करती है? तो 0.5 से 1.0 वोल्ट तक। जब कुंडली की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में लंबवत होती है तो कुंडली में उत्पन्न प्रेरित धारा कभी कम कभी अधिक होता है, कभी कम कभी अधिक होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ऐसी विद्युत धारा जो समान काल अंतराल के पश्चात अपनी दिशा में परिवर्तन कर लेती है उसे कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा कहा जाता है। भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति होती है 50 हर्ट्ज होती है। घरेलू विद्युत परिपथ में विद्युत में तार यानी धनात्मक तार का रंग होता है तो लाल होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, हमारे देश में विद्युत में तार एवं उदासीन तार के बीच कितना विभवांतर होता है? तो 220 वोल्ट का होता है। किसी परिपथ में विद्युत धारा अकस्मात बहुत अधिक हो जाती है तो इसे क्या कहते हैं? लघुपथन कहते हैं। विद्युत परिपथ की लघुपथन अथवा अतिभारण के कारण होने वाली हानि से सुरक्षा की सबसे महत्वपूर्ण युक्ति फ्यूज होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, दिक् सूचक की सुई होती है तो क्षण चुंबकी होती है। चुंबकों के सजातीय ध्रुवों के बीच परस्पर प्रतिकर्षण होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, देखिए किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उसके बल का संसूचक किया जा सकता है उसे हम लोग कहते हैं, उस चुंबक को चुंबकीय क्षेत्र कहा जाता है। चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें होते हैं तो परिमाण और दिशा दोनों होते हैं चुंबकीय क्षेत्र में। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है तो बंद वक्र होती है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम्ब आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है? तो 24 जूल कार्य किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? तो विद्युत मोटर में। वैज्ञानिक आंद्रे मैरी एम्पियर किस देश से संबंधित थे? तो फ्रांस ले। वह युक्ति जो परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह को उत्क्रमित कर देती है उसे दिक् परिवर्तन कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, वह नर्म लौह क्रोड जिस पर कुंडली को लपेटा जाता है तथा कुंडली दोनों मिलाकर कहलाते हैं तो आर्मेचर कहलाते हैं। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को खोज किसने किया था? तो ऑर्स्टेड ने किया था। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज ऑर्स्टेड वैज्ञानिक ने किया था। विद्युत मोटर परिवर्तन करता है तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, स्विच लगाए जाते हैं
तो गर्म तार में लगाए जाते हैं स्विच। वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है होता है। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है? तो नरम लोहा का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपना। एक सीधे तार में जाती धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र की अभिदिशा किस नियम से प्राप्त होती है? तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ नियम से। राइट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा, फ्लेमिंग के दाएं हाथ नियम से। विद्युत फ्यूज आधारित है तो विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर। राइट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा, धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर। अगला प्रश्न देखिए। विद्युत फ्यूज विद्युत तार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो प्रतिवर्ती अधिक तथा प्रतिरोध अधिक तथा गलनांक कम होता है। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रतिरोध अधिक तथा गलनांक कम। चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक होता है, वेबर होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। सेल का विद्युत वाहक बल होता है सेल द्वारा इकाई आवेश पर किया गया कार्य। लघु पथन के समय परिपथ का प्रतिरोध बहुत कम हो जाता है। राइट ऑप्शन बी। वैद्युत प्रतिरोध के कारण चालक में उत्पन्न होता है ऊष्मीय प्रभाव उत्पन्न होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। अब चैप्टर नंबर 5 का ऑब्जेक्टिव देखते हैं। चैप्टर नंबर 5 है ऊर्जा के स्रोत का। देखिए, गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं? तो बादलों वाले दिनों में नहीं कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? तो नाभिकीय ऊर्जा नहीं है। लकड़ी, गोबर गैस, कोयला ये जैव मात्रा का उदाहरण है, जैव मात्रा ऊर्जा का, लेकिन नाभिकीय ऊर्जा नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो स्थितिज ऊर्जा को। पवन ऊर्जा जनित्र में पवन की चाल कम से कम 15 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए, निम्न में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? तो नाभिकीय ऊर्जा बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। निम्नलिखित में से कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो बायोगैस जीवाश्म ईंधन नहीं है। जीवाश्म ईंधन का उपयोग का उदाहरण है तो कोयला। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण क्या है? तो कोयला होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। गोबर गैस एक प्रकार की बायोगैस है। बायोगैस का उत्पादन होता है गोबर गैस से। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है सौरमंडल है नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। और नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है जीवाश्मी ईंधन। एक उत्तम ईंधन है जैव गैस। नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में स्थित है नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र, उत्तर प्रदेश में। प्राचीन काल में ऊष्मीय ऊर्जा का सबसे अधिक सामान्य स्रोत था लकड़ी। प्राचीन काल में लकड़ी था। राइट ऑप्शन यहाँ पर आपके ना हो जाएगा बी। जीवाश्मी ईंधन ऊर्जा के हैं तो अनवीकरणीय स्रोत हैं। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? तो नर्मदा नदी पर बना गया है। और ये किस राज्य में है? तो कमेंट करके आप लोग बताइएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। टिहरी बांध किस नदी पर है? तो गंगा नदी पर बनाया गया है टिहरी बांध। जैव गैस एक उत्तम ईंधन है क्योंकि इसमें मीथेन गैस पाई जाती है, 75% पाई जाती है। पवनों का देश कहा जाता है डेनमार्क। पवनों का देश कहा जाता है तो डेनमार्क कहा जाता है। पवनों का देश डेनमार्क को कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए। भारत का पवन ऊर्जा द्वारा विद्युत उत्पादन करने वाले देशों में कौन सा स्थान है? तो 5वां स्थान है। टरबाइन की आवश्यक चाल को बनाए रखने के लिए पवन की चाल कितनी किलोमीटर होनी चाहिए? 15 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक होनी चाहिए टरबाइन की चाल। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। 1 मेगावाट के पवन ऊर्जा जनित्र के लिए पवन फॉर्म को लगभग कितनी हेक्टेयर भूमि चाहिए? 2 मिली हेक्टेयर चाहिए। 2 हेक्टेयर भूमि चाहिए। पृथ्वी के वायुमंडल की परिरेखा पर सूर्य की किरणों
के लंबवत स्थित खुले क्षेत्र के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर प्रति सेकंड पहुंचने वाली सौर ऊर्जा को कहते हैं तो सौर स्थिरांक कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, सौर सेल बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है तो सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है सौर सेल बनाने के लिए। मानव निर्मित उपग्रहों तथा अंतरिक्ष अन्वेषक युक्तियों जैसे मार्स ऑर्बिटरों में किसका उपयोग प्रमुख ऊर्जा स्रोत के रूप में किया जाता है तो सौर सेल के लिए किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, बांध के द्वार पर स्थापित टरबाइन ज्वारीय ऊर्जा को किस में रूपांतरित करती है तो विद्युत ऊर्जा में। जो बांध के द्वार पर स्थापित जो टरबाइन होता है वो ज्वारीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन कर देती है। OTEC विद्युत संयंत्र केवल तभी प्रचलित होते हैं जब महासागर के पृष्ठक पर जल का ताप तथा 2 किलोमीटर तक की गहराई पर जल के ताप में अंतर हो तो 20 डिग्री सेल्सियस का। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भौतिकीय परिवर्तन के कारण भूपर्पट्टी में गहराइयों पर तप्त क्षेत्रों में पिघली चट्टानों ऊपर धकेल दी जाती है जो कुछ क्षेत्रों में एकत्र हो जाती है। इन क्षेत्रों को क्या कहते हैं तो तप्त स्थल कहते हैं। सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा के स्रोत हैं नाभिकीय संलयन। हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है तो नाभिकीय संलयन हाइड्रोजन बम। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, तारापुर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है तो महाराष्ट्र में है तारापुर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए, राणा प्रताप सागर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है तो राजस्थान। र से राणा प्रताप, र से राजस्थान में, तो राणा प्रताप सागर नाभिकीय संयंत्र राजस्थान में है। कलपक्कम नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है तमिलनाडु में। काकरापार नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है तो गुजरात में। काकरपार गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कैंगा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है तो कर्नाटक। क से कैंगा, क से कर्नाटक। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है तो इनमें से कोई नहीं है। जय मात्रा और कोयला, पेट्रोलियम, ये सब इसका नवीकरणीय नहीं है। निम्न में से उत्तम ऊर्जा स्रोत कौन सा है तो लकड़ी उत्तम ऊर्जा स्रोत है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है तो प्राकृतिक गैस स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है। कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है तो जैव मात्रा यानी कि बायोगैस परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा के व्युत्पन्न नहीं है तो सौर ऊर्जा के व्युत्पन्न नहीं है नाभिकीय ऊर्जा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है तो बायोगैस अनवीकरणीय नहीं है, ये नवीकरणीय है। पेट्रोलियम, कोयला, प्राकृतिक गैस ये नवीकरणीय है लेकिन अनवीकरणीय है, लेकिन बायोगैस जो है नवीकरणीय है। सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है तो सूर्य है। सभी जीव जंतुओं के लिए अंतिम स्रोत सूर्य है। सौर सेल सौर ऊर्जा को रूपांतरित करते हैं तो विद्युत ऊर्जा में करते हैं रूपांतरित। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, टिहरी बांध निर्माण का उद्देश्य क्या था तो भूमि सिंचाई, जल आपूर्ति, बिजली उत्पादन, इनमें से सभी है टिहरी बांध उत्पादन करने की उद्देश्य। प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है तो सूर्य का प्रकाश है। अनवीकरणीय ऊर्जा है कोयला से प्राप्त ऊर्जा, अनवीकरणीय ऊर्जा है कोयला से प्राप्त ऊर्जा है। ऊर्जा के 2 अनवीकरणीय स्रोत हैं तो कोयला तथा पेट्रोलियम, ये अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए, उत्तम ऊर्जा का स्रोत है तो उत्तम ऊर्जा का स्रोत है जिसमें ये सभी गुण हो, यानी कि जो सरलता से सुलभ हो सके, जो प्रति एकांक आयतन अथवा प्रति एकांक द्रव्यमान में अधिक कार्य करें, जिसका भंडार तथा परिवहन आसान हो, तो ये सभी। ईंधन है तो इनमें से सभी है CNG, LPG, लकड़ी, इनमें सभी है ईंधन। और CNG LPG का आप लोग फुल फॉर्म लिखकर बताइए। देखिए अगला प्रश्न है, जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है तो पेट्रोलियम और कोयला, ए और बी दोनों है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जीवाश्म ईंधन का उदाहरण। उच्चतर ताप पर निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया पूरी की जाती है तो नाभिकीय संलयन पूरी की जाती है उच्चतर ताप पर, तो राइट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा।
किसी भारी नाभिक के दो अपेक्षाकृत छोटे नाभिकों में टूटने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो इनमें से कोई नहीं होगा। नाभिकीय संलयन भी नहीं और नाभिकीय विखंडन भी नहीं, तो इनमें से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? तो सौर सेल कहते हैं। जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या है? तो इनमें से कोई नहीं। नाभिकीय संलयन, चंद्रमा, सूर्य, इनमें से कोई नहीं है। तो राइट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। जो दहन कर ऊष्मा उत्पन्न करते हैं उन्हें कहा जाता है? तो ईंधन। जो दहन कर ऊष्मा उत्पन्न करते हैं उन्हें ईंधन कहा जाता है। सौर ऊर्जा की सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति को कहते हैं? सौर सेल कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। सौर सेल कहा जाता है। पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो सूर्य है। पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य है। निम्नलिखित में से किस धातु से सोलर सेल बना लेता है? तो सिलिका से बना होता है। जो सोलर सेल होता है वो सिलिका से बना होता है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है? तो कोयला जो है बिना ज्वाला के जलता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रॉन बना होता है। तो जो शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रॉन बना होता है वो जास्ता का बना होता है। डीजल का उपयोग होता है तो भारी वाहनों में, रेल के इंजनों में, विद्युत उत्पादन में, तो इनमें से सभी में होता है डीजल का प्रयोग। खिलौनों में किस सेल का उपयोग होता है? तो सूखा सेल का प्रयोग होता है खिलौना में। तो ये हमारा फिजिक्स का पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है 10 क्लास का। और इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिए और 1-2 बार 3-4 बार इस वीडियो को देख लीजिएगा तो आपको पूरा ऑब्जेक्टिव याद हो जाएगा। अगर आप लोग बायोलॉजी का नहीं देखे हैं तो बायोलॉजी का भी पूरा चैप्टर का एक ही वीडियो बना दिया गया है, जाकर देख लीजिए। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइएगा कि आपको और कोई भी सब्जेक्ट का कौन सा सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए। देखिए ये मेरे चैनल का नाम है लुक्कू स्टडी, ये मेरे यूट्यूब चैनल है। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो इस वीडियो को आप लोग बहुत सारा प्यार कीजिए। देखिए यहाँ पर लिखा भी है सब्सक्राइब एंड लाइक, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक कीजिए ताकि मेरा पहला वीडियो आप तक पहुँच सके। चलिए मेरे क्लास यहीं तक समाप्त होता है। मेरे क्लास में बने रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद।